उससे भी अधिक वर्षों से अभ्यास मंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक व्याख्यान माला का यह आयोजन किया जाता है और हर वर्ष मई के महीने में यह व्याख्यान माला आयोजित होती है। 2024 में संभवतः महीना चेंज करना पड़ा था चुनावों के मद्देनजर, शायद आचार संहिता के कारण, परंतु इस वर्ष भी सभी सामान्य परिस्थिति के चलते हमने पुनः मई में यह व्याख्यान माला अभ्यास मंडल ने यहाँ पर आयोजन किया है। और आप सभी श्रोतागण जो यहाँ उपस्थित है, मैं देख पा रही हूँ कि हमारे बीच कई ऐसे श्रोतागण हैं जो पूरे 7 दिन जितने भी विभिन्न विषयों पर यहाँ पर आदरणीय वक्ता पूरे देश से जो पधारते हैं, वो पूरे 7 दिन यहाँ पर आकर उन्हें सुनते हैं। और आप सभी हम युवा पीढ़ी के लिए, युवा साथियों के लिए प्रेरणा है कि जितना हम सुनते हैं उतना हम सीखते हैं, उतना हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं उन सभी जो श्रोतागण यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, एक बार चाहूंगी कि हम सभी उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया से ऊपर उठकर घर में फोन पर बैठकर स्क्रोलिंग कर पॉडकास्ट सुनना तो बड़ा इजी है। मैं देखती हूँ अपने ही घर में, मेरा छोटा भाई है, उसको पॉडकास्ट देखने का बड़ा शौक है। और जब मैं यहाँ से व्याख्यानमाला से घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई तुम पॉडकास्ट सुन रहे हो टीवी पर, मैं साक्षात वक्ता को सुनकर आई हूँ। तो वो एक बात अपने आप में बहुत अलग है कि आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं और आप वक्ता को सुन रहे हैं। आप जब वक्ता यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, उसकी भाव भंगिमा आप देख रहे हैं। आदरणीय वक्ता जगदीप जी छोकर हमारे बीच मंच पर आसीन होने वाले हैं, एवं मंडल श्री अशोक जी कोठारी जी उपाध्यक्ष, उनसे भी मेरा निवेदन भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कुलगुरु जी थोड़ी देर में हमारे बीच उपस्थित होंगे। इसी के साथ जैसा कि आज अभ्यास मंडल की इस व्याख्यानमाला का 6वां दिन है, जिसमें हम भारत में लोकतंत्र एवं चुनाव विषय पर यहाँ पर आज का यह व्याख्यान रखा गया है। और हमारे बीच आदरणीय श्री जगदीप जी एस छोकर यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभ्यास मंडल, जैसा कि हम सभी ने सुना है, पिछले 65 वर्षों से 65 वर्ष पुरानी संस्था, जिसने न केवल इंदौर शहर वरन मालवा प्रांत में कई ऐसे कार्यों को किया है जो न केवल सामाजिक है वरन में प्राकृतिक रूप से भी प्रकृति को उभारने का काम करते हैं। सामाजिक, वैचारिक, बौद्धिक और कई ऐसे विषयों को अभ्यास मंडल ने छुआ है, उस पर कार्य किया है, जिससे हम आज की युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सीख लेती है। और अभ्यास मंडल जैसी 65 वर्ष पुरानी यह संस्था इंदौर शहर के लिए भी कई विभिन्न विषयों पर, जिसमें हम भारत में लोकतंत्र एवं चुनाव विषय पर यहाँ पर आज का यह व्याख्यान रखा गया है। और हमारे बीच आदरणीय श्री जगदीप जी एस छोकर यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभ्यास मंडल, जैसा कि हम सभी ने सुना है, पिछले 65 वर्षों से 65 वर्ष पुरानी संस्था, जिसने न केवल इंदौर शहर वरन मालवा प्रांत में कई ऐसे कार्यों को किया है जो न केवल सामाजिक है वरन में प्राकृतिक रूप से भी प्रकृति को उभारने का काम करते हैं। सामाजिक, वैचारिक, बौद्धिक और कई ऐसे विषयों को अभ्यास मंडल ने छुआ है, उस पर कार्य किया है, जिससे हम आज की युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सीख लेती है। और अभ्यास मंडल जैसी 65 वर्ष पुरानी यह संस्था इंदौर शहर के लिए भी कई विभिन्न विषयों पर, जो आवश्यक विषय हैं, जिनका उजागर होना आवश्यक है, जिनका प्रकाश में आना आवश्यक है, उस पर यह अभ्यास मंडल संस्था कार्य करती है। और यह न केवल एक ऐसा कार्य करती है जो सोशल मीडिया पर हो, यह बिल्कुल धरातल पर, जिसको हम फील्ड वर्क कहते हैं, तो अभ्यास मंडल हमेशा फील्ड वर्क पर ज्यादा जोर देती है। ऐसी संस्था जिसके हम सभी कार्यकर्ता हैं और अभ्यास मंडल है। इसके पश्चात हमारे आज के जो आदरणीय वक्ता हैं श्री जगदीप जी छोकर, मैं आपका परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने वाले हैं
जिनका जीवन शिक्षण, सामाजिक बदलाव, पर्यावरण संरक्षण और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा रहा है। प्रोफेसर छोकर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में 1985 से 2006 तक प्रोफेसर रहे। उन्होंने वहां संगठनात्मक व्यवहार विषय पढ़ाया, उस पर शोध किया और नेतृत्व भूमिका निभाई। वे IIM अहमदाबाद की डीन और डायरेक्टर इंचार्ज भी रहे। प्रोफेसर छोकर की पहचान केवल एक शिक्षक तक ही सीमित नहीं रही, वे एक सक्रिय नागरिक भी हैं जो भारत में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। साथ ही वे एक पर्यावरण प्रेमी, पक्षी प्रेमी और एक प्रशिक्षित वकील भी हैं। सन 1999 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की स्थापना की। यह संगठन पिछले 2 दशकों से भारतीय चुनावों में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ADR, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के प्रयासों से कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले आए हैं जिसमें आपने बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई है। आप करीब 20 वर्षों से आजीविका ब्यूरो से भी जुड़े हैं जो भारत में आंतरिक प्रवासियों के लिए काम करता है। आपकी शैक्षणिक यात्रा भी बहुत प्रेरणादायक रही है, जिसमें आपने गुजरात विश्वविद्यालय से LLB किया है, लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD, दिल्ली विश्वविद्यालय से MBA और इंजीनियरिंग में 2 स्नातक डिग्रियां प्राप्त की है। प्रोफेसर छोकर ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय रेल में इंजीनियर मैनेजर के रूप में की थी और बाद में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। IIM अहमदाबाद में उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी शिक्षित कार्य किया है। उनके शोध का दायरा बहुत व्यापक था। संगठनात्मक व्यवहार, मानव संसाधन, रणनीति, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन और सरकारी क्षेत्र में प्रबंधन जैसे विषयों में आपका योगदान रहा है। उनके लेखन कार्य भी अत्यंत सराहनीय रहे। उनके शोध कार्य जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, जर्नल ऑफ सेफ्टी रिसर्च जैसी अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। साथ ही वे हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फ्रंटलाइन और इंडिया टुडे जैसे प्रमुख अखबारों और पत्रिकाओं में भी नियमित लिखते रहे हैं। 2007 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण पुस्तक कल्चर एंड लीडरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड के आप मुख्य संपादक रहे हैं। यह पुस्तक ग्लोब रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा थी और इसे 2008 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार मिला। आप IIM अहमदाबाद के दिनों को निश्चित रूप से बहुत प्रेम से याद करते हैं और आपकी श्रीमती जी भी सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन में 2 दशकों तक कार्यरत रही। आपका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति कितने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है, जैसे शिक्षा, सामाजिक सुधार, पर्यावरण और लोकतंत्र, सभी में एक साथ। आपका पुनः आज के इस व्याख्यानमाला के सत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आदरणीय सर के स्वागत के लिए पूर्व सचिव अभ्यास मंडल श्री नेताजी मोहिते जी से निवेदन करती हूँ, कृपया वे मंच पर आए एवं हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री छोकर जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। निवेदन करती हूँ कि वे हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री छोकर जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। मैं हमारे बीच उपस्थित युवक साथी यश जी जायसवाल से विनती करती हूँ, कृपया वे हमारे मुख्य वक्ता श्री छोकर जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। आदरणीय, मैं छोकर सर से निवेदन करूंगी कि आज का जो विषय है भारत में लोकतंत्र एवं चुनाव, हम सभी बहुत उत्सुक हैं इस विषय पर आपको सुनने के लिए। आदरणीय सर से निवेदन है, कृपया वे हमें अपना बोधन भीष्मा त्रिवेदी जी ने जो मेरा परिचय दिया और जो मेरा यहाँ अभिनंदन हुआ, मैं उससे बहुत कहना तो चाहिए अभिभूत हूँ।
लेकिन मुझे लगता है भयभीत कहना ज्यादा नहीं। मैं जिस संस्था के साथ में काम करता हूँ, हम लोग ये समझते हैं कि नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। और विश्वा जी ने कहा कि मैं एक चीज का उदाहरण हूं कि एक आदमी कितने तरह के काम कर सकता है, इसीलिए अंग्रेजी का मुहावरा बना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो ये सब तो खैर हो गई बात, लेकिन मैं अभ्यास मंडल के कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का, उसके अधिकारियों का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे देश के सबसे स्वच्छ शहर में आने का अवसर दिया। मैं इंदौर से अनजान नहीं हूं, मैं यहाँ पहले आया हूं, और जब भी मैं इंदौर का नाम मेरे दिमाग में आता है, मेरे सामने आता है, मैं एक अपने बहुत पुराने साथी और सहपाठी जो इंदौर के ही रहने वाले थे, जिन्होंने और मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की शिक्षा इकट्ठे की थी, उनकी मुझे याद आती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और आखिरी दफा जब मैं इंदौर आया था तो उन्होंने अपने घर हमारे बैच के लोगों को बुलाया था, और हम 6-7 लोग ही आ पाए थे, और हम 2-3 दिन उनके घर पर रहे थे। तो मैं उनको भी याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे श्रोता बिरादरी के पति पत्नी रेगुलर थे, रिटायर्ड डीआरएम सुभाष कोटभोले जी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं उनको 1964 से जानता था, और हम लोग बहुत ही क्लोज रहते हैं उस संस्था में जो इकट्ठे लोग पढ़ते हैं। मेरे लिए तो ठीक है, श्रोताओं से पूछना पड़ेगा। तो इंदौर उस हिसाब से बहुत मेरे जिंदगी में इम्पोर्टेंट शहर है। दूसरी बात, मैं आई थिंक मुझे याद क्या कहना चाहिए कि मैं यहाँ, मेरे मित्र हैं डॉक्टर विपुल मुडगर, जो यहाँ वक्ता भी रहे हैं, और उन्होंने मेरा नाम सुझाया कोठारी जी को, और कोठारी जी ने फिर मुझे निमंत्रित किया। तो मैं यहाँ विपुल मुडगल और अशोक कोठारी जी की कृपा से हूँ, तो उनके लिए विशेष आभार। देश पिछले दिनों कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, हालांकि उसमें से हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। लेकिन ऐसी सब चीजों में मुझे उन लोगों का भी ख्याल आता है जिन्होंने इसका असर अपने आप देखा है। उसमें सेनाओं में जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो उन इलाकों में लोग रहते हैं जहां इसका असर हुआ, जैसे एक कोई ड्रोन या कुछ पता लगा सिरसा में गिरा, वहां तो किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सीमा के पास गांव हैं वहां लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है, और जो हमारे राष्ट्रीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। देश तो इस झगड़े में सफल रहा, लेकिन जिन लोगों के घरों में जान और माल का नुकसान हुआ है, वो उस सफलता को कैसे देखते हैं,
वो हमें भी सोचना चाहिए। हम उससे बहुत दूर हैं, इंदौर तो खैर बहुत ही दूर है, लेकिन इन सब चीजों में ये मुझे ध्यान रहता है और मैं अपनी तरफ से उन सब लोगों को, सेनाओं को और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, मैं उनको ये अपनी सांत्वना प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आइंदा ना हो। ये सब कहने के बाद अब काम पे आए भारत में लोकतंत्र और चुनाव। ये विषय पे मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 1999 में हम लोगों ने शुरू की थी। उस वक्त हम लोग जो एक्टिविस्ट कहा जाता है वो नहीं थे, नॉर्मल अध्यापक थे। IIM अहमदाबाद में नौकरी करते थे। मेरे एक मित्र हैं, वो बैंगलोर में हैं, वो भी अब पिछले महीने रिटायर हो गए, तो उसका मतलब वो 62 या 65 साल के हो गए हैं। तो उनको ये उनके दिमाग में आया था कि लोग जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले कोर्ट में चल रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। कानून ये था कि अगर आपको किसी आपराधिक केस में 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर आपके केस का फैसला नहीं हुआ और अगर हो कि लोअर कोर्ट में आपको सजा भी हो गई और आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी और वहां केस चल रहा है, तब भी आप लड़ सकते हैं। और जिसके विरुद्ध मामला चल रहा है लेकिन उसको कन्विक्ट अभी नहीं हुआ, तो वो हमारी न्याय विधि में एक है इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, तो इसलिए वो तो इनोसेंट है, वो कैसे नहीं लड़ सकते। तो समझिए लोअर कोर्ट में, यहाँ मेरे ख्याल में वकील लोग भी हैं, महिला से मेरी मुलाकात हुई थी, वो वकील है। तो लोअर कोर्ट में ऑन एन एवरेज कितने साल लगते हैं एक केस के फैसला होने में? जी जी, आधी उम्र तो खैर पता लगेगा किसकी कितनी है। मेरी आधी उम्र 40 साल है, तो 10-12 साल तो नॉर्मल है। तो लोअर कोर्ट में आपने 10-12 साल में आपने किसी का हत्या की, केस चल रहा है, 10-12 साल लग गए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। आपने फिर हाई कोर्ट में अपील कर दी और 10 साल 12 साल 20 से 24 साल निकल गए, आप नेता हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, 10-15 साल, हाँ 30 से 35 साल तक आप बड़े आराम से नेतागिरी कर सकते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य बन सकते हैं। आपके पास 5 मुकदमे हत्या के चल रहे हैं और 1 बलात्कार का भी चल रहा है, संसद में बैठे माननीय कहा जाता है उनको। तो हम लोगों ने ये कहा था दिल्ली हाई कोर्ट से एक जनहित याचिका में कि जिन लोगों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस हैं उनको बताना चाहिए कितने केस हैं, क्योंकि कन्विक्शन का तो पता लग जाता है, आप कोर्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, लेकिन पेंडिंग केस का पता नहीं लगता। जब हमने शुरू किया 1999 में, तो एक सज्जन कहना भी शायद ठीक है कि नहीं है, वो गुजरात में मंत्री थे, उनके विरुद्ध बंबई माफिया में, वो बिल्डर माफिया के सरगना थे, उनके गए 12 मर्डर के केस चल रहे थे बंबई में। गुजरात में वो बड़े अच्छे आदमी नेता, तो ऐसे लोगों का पता नहीं चलता था। तो हमने कहा कि मतदाताओं को, नागरिकों को ये पता होना चाहिए भाई किसके खिलाफ कितने केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय पृष्ठभूमि, उनके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये भी, और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितना पढ़े हैं, ये भी उनको एक
शपथ पत्र एफिडेविट में लिख के देना चाहिए अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ, एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द नॉमिनेशन पेपर। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया। तो हम लोग क्योंकि 1999 में हमने पीआई की थी, हम एज आई सेड नॉर्मल लोग थे, हमने कहा हो गया काम, अब तो चलो ठीक है, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया देश के प्रति। फिर सुनने में आया कि भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, इस हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। तो हमें अचंभा हुआ कि ये इसमें दिक्कत क्या है। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दलील ये दी कि ये के उम्मीदवारों को अपने आपराधिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं, ये एक न्यायपालिका का काम नहीं है, ये संसद का काम, विधायिका का काम है। वो 3 पिलर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दिस इज नॉट ए जुडिशियल मैटर, दिस इज ए लेजिस्लेटिव मैटर। तो हाईकोर्ट तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने अपील किया और सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसके सपोर्ट में इंटरवीनर बन गई। कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, समता पार्टी भी, ये 3 तो मुझे नाम याद है। और हम तो इस धंधे में या खेल में नए नए थे, हमें पता नहीं था ये क्या होता है। तो कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस के वकील थे, हरीश साल्वे सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे। तो हमारी वकील थी जो, उन्होंने कहा कि ये तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, मैं तो, वो भी बड़ी मशहूर वकील हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई हस्ती चाहिए। उनसे पूछा हमारे साथी ने कि कौन है, उन्होंने कहा सबसे बड़ी हस्ती तो है फाली नरीमन। अब फाली नरीमन के पास कौन जाए, लेकिन मैं, क्योंकि समय सीमित है, फाली नरीमन साहब को संपर्क किया गया। उन्होंने कहा मैं आपके लिए अपेयर हूंगा। तो उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो यहां सामने खड़े हैं, कोई इलेक्टेड कोई नॉमिनेटेड। फाली नरीमन उस वक्त नॉमिनेटेड एमपी थे। तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये ठीक है, ये होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि 6 महीने नहीं, 60 दिन के अंदर अंदर इसको लागू कर दो। तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी। ये 2002 में ये हालात थे देश में कि इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि इस आदेश को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को अमेंड कर दिया जाए, जो सरकार अपने आप कर सकती है। पार्लियामेंट में सिर्फ उसको पार्लियामेंट के टेबल पे रखना होता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं, तो आसानी से हो जाएगा। भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया कि ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, और उस कंसेंसस में 2 महीने से ज्यादा लगेगा। तो आप, क्योंकि आदेश सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को था, सरकार ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और थोड़ा सा और समय मांगिए। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि हमें समय की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो आप जाइए। इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को ये कहा, तो भारत सरकार नहीं गई, उनको जाना भी नहीं था। जब 56 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन ने 19 पन्ने का ऑर्डर इशू कर दिया इसको लागू करने के लिए। जिस दिन वो नोटिफिकेशन हुआ, राजनीतिक दलों में वो जैसे कहते हैं कि कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ दो, वो हाल हुआ।
और एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें 22 पॉलिटिकल पार्टियों ने हिस्सा लिया, और ये बिना किसी अवरोध के यूनानिमसली फैसला किया कि ये लागू नहीं होने देना जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो कानून बदलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करेंगे इसी सत्र में। तो खैर हमने कहा देखते कि अब हमें तो कुछ पता नहीं था कि क्या कहानी होती है। तो फिर थोड़े दिन बाद पता लगा कि सरकार ने एक बिल बनाया है टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सिर्फ 7 दिन में बना दिया। अब देखिए विमेन्स रिजर्वेशन बिल बनाने में कितने साल लगे, और वो भी लागू नहीं हुआ है, डीलिमिटेशन के बाद लागू होगा, वो दूसरी कहानी है। तो वो ड्राफ्ट बिल बना और वो पॉलिटिकल पार्टियों को सर्कुलेट हुआ। उसमें हमें भी एक कॉपी हमने कहीं से ले ली। पता लगा कि उसमें 2-4 बातें जो संविधान के विरुद्ध हैं। इस बीच वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो चुका क्योंकि पेट्रोल पंप स्कैम हुआ था। यहाँ काफी लोग मुझे दिख रहे हैं जिनको शायद पेट्रोल पंप स्कैम याद हो। एक पेट्रोलियम मंत्री थे मौली साहब, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बहुत से पेट्रोल पंप अलॉट कर दिए थे। उस चक्कर में लोकसभा भंग हो गई। हमने सोचा चलो लोकसभा भंग हो गई है तो ये बिल भी नहीं चलेगा। फिर सुनने में आया कि सरकार राष्ट्रपति को एक ऑर्डिनेंस भेजने वाली है ये रोकने के लिए। ऑर्डिनेंस इशू करने के 3 कंडीशन हैं कि संसद चालू ना हो, देश की और कोई बहुत जल्दी काम करना हो, और देश की अखंडता और उसको कोई खतरा हो। तो और कैंडिडेट के क्रिमिनल बैकग्राउंड बताना इतनी सीरियस बात थी कि उसके लिए ऑर्डिनेंस इशू करवा। तो ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस भेज दिया गया। उससे पहले जब हमें ये पता लगा तो 25 लोग भारतवर्ष के पूरे सिविल सोसाइटी के राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति नए बने थे अब्दुल कलाम। लोगों ने कहा कि ये राजनीति के आदमी नहीं है, साइंटिस्ट है, इनसे बात करो। तो आधे घंटे की अपॉइंटमेंट थी, वो चली 1.5 घंटा, और 25 लोग गए थे। अब सब अपने आप को लोग नेता समझते थे, सबने भाषण दिए, वो कलाम साहब लिखते रहे। जब ऑर्डिनेंस उनके पास गया उन्होंने वापस कर दिया। अभी झगड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ऑर्डिनेंस को कितने दिन प्रेसिडेंट कितने दिन रख सकता है अपने पास। उन्होंने रखा नहीं, वापस कर दिया। सरकार ने फिर भेजा, उनको वो साइन करना पड़ा, तो कानून में बदलाव आ गया। फिर किसी ने हमें कहा कि ये इसमें संविधान के विरुद्ध बातें हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे। तो हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गए ये कहने के लिए, ये कह के कि ये जो संविधान, ये जो कानून में संशोधन हुआ है असंवैधानिक है। 3 पिटीशन फाइल गई सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से एक हमारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च 2003 को ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये मामला फाइनल हो गया है। दिस अमेंडमेंट इज नल एंड वॉइड एंड देयर शैल बी नो अपील इन दिस केस। तब जाके ये एफिडेविट आने शुरू हुए जिसको हम आजकल वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और ये जो 1999 से 2003 तक 4 साल की हम लोगों की, मैं कहता हूं दसवादार अग्नि परीक्षा, इसने हमें नॉर्मल लोगों से एक्टिविस्ट बना दिया। तो यहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस हुआ था, वो भी हम लोगों ने लड़ा था। उसमें जो हुआ आप सबको मालूम है। वो सब काम चल रहे हैं। लेकिन मैं इस पूरे सफर में जो मेरी समझ में आया कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र और चुनाव, लोकतंत्र, ये बड़ी एक कहावत है, लोकतंत्र इज डेमोक्रेसी इज नॉट ए डेस्टिनेशन। हम ये नहीं कह सकते अब हम डेमोक्रेसी है, आप आराम से बैठो। डेमोक्रेसी इज अ जर्नी। डेमोक्रेसी कभी कभी ये लगता है कि मानव
जाति जो है उसके लिए लोकतंत्र प्राकृतिक चीज नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो बिल्कुल हेल्पलेस होता है, उसको जैसे मर्जी आप करिए, और जो ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो एनिमल किंगडम में भी यही है। लेकिन मानव जाति का फर्क यह है कि लोकतंत्र सबसे कमजोर सदस्य को भी उतना ही अधिकार देता है जितना सबसे शक्तिशाली को है। ये एक हिसाब से अप्राकृतिक है, लेकिन मानवता का प्रतीक है। विंस्टन चर्चिल, वो इंग्लैंड के बहुत बड़े प्रधानमंत्री वगैरह थे, उन्होंने ये लिखा था नहीं कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये लोकतंत्र गवर्नेंस की सबसे रद्दी प्रणाली है, लेकिन ए बेटर वन हैज नॉट बीन फाउंड येट। तो लोकतंत्र एक बड़ी मुश्किल चीज है। हम लोग, मैं तो खैर 1947 से पहले पैदा हुआ था, लेकिन जब 1947 आया तो मुझे कोई ज्यादा होश नहीं थी, मैं सिर्फ 3 साल का। लेकिन जैसे जैसे आगे देश बढ़ा, हम लोग लोकतंत्र को के महत्व को शायद पूरा नहीं समझते, और देश में लोकतंत्र को इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, वो नहीं है। लोकतंत्र के लिए हर समय, हर पल, हर नागरिक को लोकतंत्र की रक्षा करनी होती है। ये नहीं है कि हर नागरिक अपना संन्यास लेके लोकतंत्र के पीछे पड़ जाए, नहीं। लेकिन आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि आप कौन हैं, सड़क पे कोई मिले आपको, कोई कहेगा मैं प्रोफेसर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं IAS अधिकारी हूं, वो तो कहेगा भी नहीं, वो कहेगा पूछ क्यों रहे हो। लेकिन कोई भी आपको नहीं कहेगा मैं नागरिक हूं। हालांकि ये सब बनने से पहले नागरिक होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। मैंने करीब 20 साल रिसर्च की, मैनेजिंग अक्रॉस कल्चर्स, दुनिया में 62 मुल्कों में, हम लोग 120 लोग थे दुनिया में, 62 देशों में ये काम किया गया था। उसको पढ़ते पढ़ते, उस काम को करते करते समझ में आया, किसी ने कहा, कल्चर के बारे में कहा था कि फिश विल बी द लास्ट टू डिस्कवर वाटर। मछलियों को ये पता ही नहीं है कि पानी में है वो, क्योंकि अगर पानी से निकली तो खत्म। हम लोग अपने कल्चर में इतने लिप्त हैं कि हमें ये ध्यान नहीं है भारतीय कल्चर क्या होता है, भारतीय संस्कृति क्या होती है। कोई पूछता है तो सोचते हैं, वही नागरिकता का हिसाब है। हम नागरिक हैं, सभी हैं, लेकिन किसी को ये, बहुत कम लोगों को ये एहसास है कि नागरिक और सब्जेक्ट को क्या कहेंगे हिंदी में, नहीं, वो तो सब्जेक्ट हो गया दूसरा। सिटीजन वर्सेस सब्जेक्ट, प्रजा। हम प्रजा नहीं हैं, हम नागरिक हैं। ये अंतर जब तक हम लोगों में नहीं आएगा, तब तक लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी। इसलिए मैं बात कर रहा था अशोक जी से सुबह, तो मैंने कहा कि मैं बहुत वर्षों से एक चीज करता रहता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है। एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। हमारी शिक्षा प्रणाली
अभी बात यही हो रही थी कि बच्चा 4-5 साल का होता है तो सोचते हैं किस नर्सरी में डाला जाए। और मेरे साथी थे IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर मियां बीवी दोनों, उन्होंने कहा कि वो फलानी नर्सरी में गए थे, उनकी एकेडमिक्स ठीक नहीं है। मैंने कहा यार 5 साल के बच्चे की एकेडमिक्स तो तुम क्या करोगे? वो बच्चे के बारे में सोचा जाता है, पहले सोचा जाता था कि ये IAS अफसर कैसे बने, अब सोचते हैं IIT IIM में कैसे जाए। वो 5 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और सारी उम्र चलता है। ये उल्टा है। जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारे यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है। प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए हर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। हर बच्चा देश का एक अच्छा इंसान हो, वो प्राइमरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर आइए सेकेंडरी एजुकेशन, वहां इस हर अच्छे इंसान को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। जब ये व्यक्ति अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बन जाए, तब सोचना चाहिए कि ये समाज में क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करेगा। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, फौज में जाएगा, कुछ करेगा। हमारे यहाँ ये उल्टा है। तो ये शिक्षा प्रणाली में नागरिक के शिक्षा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो सामाजिक शिक्षा या सिविक्स मेरे जमाने में होता था, उन्हें बताते थे पार्लियामेंट में इतने सदस्य हैं कि भाई वो 543 की बजाय 660 हो जाए या 260 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो बताना चाहिए उसका काम क्या है, क्यों वो संसद में बैठते, तो उससे लोकतंत्र बचेगा। 2 और बातें लोकतंत्र के बारे में, और लोकतंत्र से चुनाव में जो शिफ्ट होने की बात है। लोग कहते हैं चुनाव देश का लोकतांत्रिक पर्व है। दिवाली भी पर्व है, मुहर्रम भी पर्व है, वो साल में एक बार आते हैं, हम उनको मना लेते हैं। गुरु पर्व भी आता है सिखों का, एक साल 1 दिन मनाया, 2 दिन मनाया, 1 हफ्ते मनाया, उसके बाद भूल गए। चुनाव पर्व नहीं है, चुनाव कर्तव्य है। और ये कर्तव्य उस पखवाड़े में खत्म नहीं हो जाता है, शुरू नहीं होता, खत्म नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया और नतीजा डिक्लेयर हो गया, बस काम खत्म, चलो सो जाओ। आप देखिए इंदौर में साउथ इंडिया की पार्टियों के फुल पेज स्टार आते होंगे और नॉर्थ ईस्ट वालों के भी आते होंगे। वो यहाँ क्यों दे रहे हैं अखबार में फुल पेज ऐड, पता नहीं कितने 10 लाख 15 लाख उसकी कीमत होती है। क्यों? सारा साल कोई चुनाव तो नहीं हो रहा, लेकिन चुनाव संबंधी कार्यक्रम राजनीतिक दल 24 घंटे करते हैं, और वो हम लोगों के दिमाग पे असर करने के लिए करते हैं। हम अनभिज्ञ हैं अपने ख्याल में, लेकिन जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको पता होगा कि एक चीज होती है सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग, कि आप पर असर हो रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं है। मैं पुराने जमाने में एग्जाम्पल दिया करता था कि वो ऐश्वर्या राय लक्स साबुन इस्तेमाल करती है और सारे 18 से 25 साल तक के आदमी लक्स साबुन इस्तेमाल। उसने तो नहीं कहा उनको कि करो, अपने आप कर रहे। यही चीज राजनीतिक के लोग हमारे साथ करते हैं। हमारे को बम्बार्ड किया जाता है 24 घंटे, और हम समझते हैं इलेक्शन खत्म हो गई। तो चुनाव को 5 साल में एक दफा
आने वाला पर्व नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चुनाव संबंधी प्रक्रिया 24 घंटे चलती है और हमें उसके बारे में सतर्क रहे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम अवेयर तो हो के हो रहा है। जब अखबार में स्टार दिखे तो चाहे हम उस पन्ने पे 1 सेकंड भी ना लगाएं, लेकिन 2 फोटो तो दिखेगी, एक मुख्यमंत्री की, एक प्रधानमंत्री। वो हमारे मस्तिष्क इतने कमजोर नहीं कि वो रजिस्टर नहीं होता। तो चुनाव को 5 वर्षीय योजना के हिसाब से नहीं देखना चाहिए जो 5 वर्ष में एकदम आता है। ये नागरिक अवेयरनेस की बात है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव, अब इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हमने सब पॉलिटिकल पार्टियों से बात कर ली। ये वन नेशन वन इलेक्शन भी चल रहा है। इसकी हियरिंग हुई थी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया था ये, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने पूछा था भाई कोई भी आके कुछ कहना चाहे तो बताए, तो मैं भी चला गया था वहां। तो ये खैर अलग बात है, मैं वन नेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने लॉ कमीशन में भी यही कहा और उनको मैंने वजह बताई क्यों नहीं प्रेजेंटेशन किया। तो उनके एक लॉ कमीशन के सदस्य, वो वकील थे कि कोई लॉ के प्रोफेसर थे, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी मान जाएं कि ये होना चाहिए, फिर आप क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं फिर भी इसका विरोध करूंगा। कहने के आपको क्या मतलब। मैंने कहा भाई इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों की बकौती तो नहीं है, हमारा भी कुछ हक है एज ए वोटर, एज ए नागरिक। बल्कि जब हमारा पहला हाईकोर्ट जजमेंट आया था, मुझे याद आ गया, एक बड़े इंपॉर्टेंट राजनीतिक ने टेलीविजन पे कहा था कि वो लोग जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा वो हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए। वो व्यंग हमारे ऊपर था क्योंकि हम प्रोफेसर लोग थे। तो हमने उस वक्त कहा था, किसी ने सुनी नहीं थी, कि भाई आप तो चुनाव लड़ते हैं, हम तो आपको नहीं सिखा रहे चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव में हमारा भी कुछ योगदान। आप चुनाव लड़ते रहिए, हम अगर आपको वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे, किससे लड़ेंगे। तो नागरिकों को भी चुनाव के बारे में सतर्क या जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये तो लोकतंत्र की बात हो गई। दूसरी बात, मैं मुख्य तौर पर 3 बातें ही करूंगा, अभी मुझे टाइम कितना हो गया था। दूसरी बात जो है वो सरकार के बारे में है, और मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए सरकार कहां से आती है? जी, जनता से ना। सरकार हम चुनते हैं, है ना। ये जब मुझे पहली बार जवाब मिला था आज से करीब 15-20 साल पहले, 20 साल पहले, मैं बहुत खुश हुआ कि जहां पूछो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, सरकारी अफसर, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टूडेंट, स्कूल में सब लोग कहते हैं हम चुनते हैं सरकार। मैंने कहा देखो, देश की मानसिकता में लोकतंत्र इतना गहरा चला गया है कि बच्चा कह रहा है कि हम सरकार चुनते, इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा इस पर सोचा, फिर मैंने इससे अगला सवाल किया थोड़े दिन बाद कि जब आप पोलिंग बूथ में जाते हैं तो आप क्या करते हैं जी? वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं। असली काम वही है। ये के बारे में भी विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ए लिटिल मैन विद ए लिटिल पेंसिल goes to a polling booth and puts a mark। वही बात हम बटन दबाते हैं। वो बटन दबाने का क्या मतलब है? वोट दे रहे हैं एक उम्मीदवार को। उम्मीदवार 5 हो 10 हो, इंदौर में तो एक ही था।
ज्यादा होते हैं, तो कितने भी उम्मीदवार हों, एक उम्मीदवार को हम वोट देते हैं। अगला सवाल, उम्मीदवार कहां से आते हैं जी? हमारे में से आते हैं, लेकिन उम्मीदवार बनते कैसे? कौन बनाता है? पार्टी बनाती है। तो जब मैंने बटन दबाया, मैंने अपनी मर्जी से दबाया। आपका क्या नाम है? श्रद्धा जैन। कि मैं तो श्रद्धा जैन जी को वोट दूंगा, लेकिन श्रद्धा जैन जी का तो नाम ही नहीं है। आपका क्या नाम है? अंकिता। अंकिता जी का नाम है, तो मैं अंकिता जी को वोट दे सकता हूं, श्रद्धा जी को नहीं दे सकता। ये फैसला किसने किया? पार्टी। एक पार्टी ने, सबने। इसके बारे में अंग्रेजी में मैं वो सेंटेंस कहता हूं, जो मुझे उसकी हिंदी अनुवाद मैंने कई बार सोचा है, लेकिन मैं याद नहीं रख पाया। स्टेटमेंट 1, द चॉइस ऑफ ए वोटर इज pre-constrained by the choices made by a set of political parties. अब आप वकील हैं, नोट कर लीजिएगा, हर लफ्ज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मतदाता का उसकी जो चुनाव वो कर सकता है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर फैसला किया है कि वो किस किस को वोट दे सकता है। तो मतदाता को छूट नहीं है कि किसको इलेक्ट करे, वो कुछ और है पर्दे के पीछे के जो है अनुच्छेद, ये खोद के गांव के बाहर गाड़ दो। तो पत्थर इतने बड़े बड़े गाड़ दिए गए थे, उसको कहते थे पत्थर गड़े हुए। तो मैंने कहा मैं किसी वहां पर बड़े झगड़े हुए थे, वो ट्राइबल्स और पुलिस के बीच में। ट्राइबल पर सब वो तीर कमान लिए हुए थे, पुलिस वाले गन लिए हुए थे, काफी झगड़ा हुआ। तो मैं पत्थलगढ़ी गांव में गया, 3 में गया था। एक गांव में मैं घुस रहा था, मेरे साथ 2-3 लोग थे। 2 युवक आ रहे थे, 18-20 साल के रहे होंगे, गंदे कपड़े, फटे हुए बनियान, निक्कर में। मैंने एक लड़के से पूछा कि ये क्या है? वो पत्थरों की तरफ इशारा करती है। उसने कहा इस पर संविधान के 5वें अनुच्छेद का प्रावधान खुला हुआ है। पहले तो मैं उसकी हिंदी सुन के घबराया थी, तो मैंने कहा ये आप लोगों ने कब किया था? कहने लगा पिछले साल। मैंने कहा संविधान तो 70 साल से चल रहा है, पिछले साल क्या हुआ था? वो कहता है 70 साल से हमसे संविधान छिपा के रखा गया। वो बात मैं आज तक नहीं भूला, क्योंकि वही बात है कि हम सरकार को चुनते हैं। सारा देश इसमें डूबा हुआ है, हम चुनते, हम नहीं चुनते, राजनीतिक दल चुनते। और अगला सवाल, कौन सा राजनीतिक दल है जो आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक है? सरकार बना रहे हैं राजनीतिक दल, वो स्तंभ हैं, उनके ऊपर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। विदेश में जाते हैं तो अब तो नहीं जाते, जब जाते थे कहा करते थे इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये तो डेमोक्रेसी है और ये नॉन डेमोक्रेटिक है। क्या ये वाकई में लोकतंत्र है? मैंने टीवी पे जो कह दिया था 15-20 साल की बात है, यही करते करते मैंने कहा हमारा लोकतंत्र खोखला है। तो 2 नेता लोग थे, वो 5 में से, उन्होंने कहा आप देश के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। उस वक्त तक एंटी नेशनल शब्द नहीं आया था। तो मैंने कहा भैया आप बता दो खोखला है कि नहीं। तो मैं देखिए बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक देश नहीं है। हम लोग इस भ्रम में है कि हम लोकतांत्रिक। अब आते हैं चुनाव पे।
चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं, हम तो जानते हैं चुनाव कैसे होता है। हाँ जी, अगली स्लाइड लगाइए। इससे हाँ बस 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 नहीं वापस ये चीज लगाओ यार, एक दो। हाँ ये है ईवीएम। ईवीएम बड़ी मशहूर चीज है। ये कहा जाता रहा है कि ईवीएम इज ए स्टैंड अलोन मशीन, और मैं करीब 2019 तक ईवीएम का समर्थक था। 2019 के चुनाव के बाद मुझे लगा कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, और वो जो गड़बड़ है वो मैं आपको भी दिखाने लगा हूँ। ईवीएम की नहीं, पूरी। तो ईवीएम को आजकल चुनाव आयोग कहता है बैलेटिंग यूनिट। ईवीएम शब्द उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो ये बैलेटिंग यूनिट है। अगली एक दबाओ। इसके साथ एक है कंट्रोल यूनिट। ये शुरू से है, क्योंकि जो लोग समझते हैं, आज आप कम उम्र के लोग तो नहीं समझते होंगे, शुरू में जब ईवीएम हुआ तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बुलाई थी, वहां हम भी गए थे। तो लालू प्रसाद यादव कहा करते थे, जब ये जनता में बोलते थे कि पहले तुम जाओगे, वो अफसर बटन दबाएगा, वो पी बोलेगा, उसके बाद आप बटन दबाएंगे। वो जो पी बोलता था वो कंट्रोल यूनिट पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईवीएम को एक्टिवेट करता था, फिर आप बटन दबा सकते थे। उसके बाद दूसरी दफा बटन नहीं दबता था तब तक कि वो दोबारा पी ना बोले। तो ये हमेशा से इकट्ठे थे। उस वक्त पता नहीं था, मुझे भी बाद में ध्यान आया। EVM was never a standalone machine. It was always connected to a control unit. पहली बात। उसके बाद झगड़े हुए, सुब्रमण्यम स्वामी ने, चंद्रबाबू नायडू ने मुकदमे किए सुप्रीम कोर्ट में, वीवीपैट आ गया। अगला पता, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ताकि आपको 7 सेकंड या 9 सेकंड दिखे कि आपने किसको वोट दिया है। सॉरी, ये तीनों, अगला, ये तीनों कनेक्टेड है। तो क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? नहीं। एक, अब 3 मशीनें हो गई, ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट। आगे चलिए, एक बटन दबाइए। फिर आया सिंबल लोडिंग यूनिट। ये तो अभी 2-4 साल पहले पता लगा। फिर बटन दबाइए बेटा, बटन दबा दो। ये हो गया एक, ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। इसमें कितनी मशीनें हैं? 4। तो 4 मशीनों को ईवीएम कहना कहां तक सही है? अगला बटन दबाइए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या पोलिंग सिस्टम। पहले मुझे ये समझ में आया कि ईवीएम अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा कुनबा है। अगला बटन दबाइए। अच्छा, फिर पीछे चलिए, चुनाव का कार्यक्रम शुरू होता है, वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट में, अगला, वोटर लिस्ट बनती है, प्रिपरेशन। अगला, उसका फिर रिवीजन होता है। अगला, उसमें जोड़े जाते हैं नाम। और चौथा, उसमें से नाम हटाए जाते हैं। ये एक प्री वोटिंग या प्री पोलिंग एक्टिविटी है। अगला, फिर आता है इलेक्शन को शेड्यूल करते हैं कि किस स्टेट में कब इलेक्शन होगा, कितने फेज में होगा, किस तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कि एक स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने की तारीख तो अनाउंस हो गई, लेकिन पोलिंग होने की डेट अनाउंस ही नहीं हुई। ये हो चुका है, दिस इज अ फैक्ट। पिछले 10-12 साल में ये हुआ। तो अरे
भैया। हाँ चलो चलो आगे, डेट्स और फेजेस। लोकसभा का इलेक्शन तो महाराष्ट्र में एक फेज में हो गया, नहीं या पता नहीं उल्टा, और स्टेट असेंबली का 6 फेज में हुआ या उसका उल्टा। बराबर साइज की स्टेट है, किसी में 5 फेज में हो रहा है, किसी में 2 फेज में हो रहा है। आगे चलिए, तो ये और ये लिंक्ड है, एक वक्त में एक बटन वाला, 2 नहीं। चलिए बदला दबाइए। पोल के बाद चलो, पोल वोट्स की गिनती होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीट है। सूरत में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, आपको पता है क्यों? इंदौर में तो फिर भी हुआ। तो सूरत और 4 और कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, दादरा नगर हवेली और 2 और। उन 5 को छोड़ के 543 - 5 कितना हुआ? 518, 538। 538 में जो ईवीएम में वोट डले चुनाव आयोग की वेबसाइट पे, और जो वोट ईवीएम के गिने गए, पोस्टल वोट नहीं, जो ईवीएम के गिने गए, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन दोनों फिगर में अंतर है। ये हमने इलेक्शन कमीशन के डेटा से निकाला, और इलेक्शन कमीशन को ये बताइए क्यों है, वो नहीं बताते। तो काउंटिंग अगला, और रिजल्ट डिक्लेरेशन, उसमें टाइम लगता है। अगला, वोटिंग परसेंटेज, एक दिन 61, 11 दिन बाद 66, कहीं कुछ कहीं कुछ। आगे चलिए, इन सब का इस पे असर होता है। अब चलिए आगे, ये बनता है नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम। और चलिए आगे, अच्छा ये सारा काम, ये जो काम है, ये किसकी छत्र छाया में होता है? नहीं, चुनाव आयोग तो इसके भी ऊपर। चुनाव आयोग को मैं अपने डायग्राम में नहीं डाल सकता, वो सरकारी संस्था है। क्राइम। अगला, पैसा ऑफ ऑल कलर्स। वो सत्यजीत रे की एक पिक्चर थी, काला पैसा, सफेद पैसा, पीला पैसा, लाल पैसा। बच्चा पूछ रहा है अपने बाप से। आगे चलिए, ओलिगार्की तो समझते हैं सब लोग? नहीं? कौन समझता है? कोई समझता तो होगा, है? मोनोपोली समझते हैं? मोनोपोली, और उसके बाद एक होता है कंपटीशन, जहां सब लोग बराबर हैं। ओलिगार्की उसके बीच में होता है। रूस में बहुत ओलिगार्क हैं। हिंदुस्तान में ओलिगार्क कौन है? यार कोई तो बता दो ना। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये जब सारा देश की जो संपत्ति है वो कुछ सीमित लोगों में रह जाए, सब में बराबर तो कभी नहीं होती, हो भी नहीं सकती, लेकिन वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन वो सीमित हो जाए, और जहां अमीर अमीर होते जाएं और गरीब गरीब होते जाएं, उसको कहते हैं ओलिगार्की। तो आगे चलिए, तो ये चुनाव जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये इसकी छत्रछाया में हो रहा है, और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो स्वच्छ और स्वतंत्र चुनाव है, और इसमें सबसे बड़े भागीदार कौन है? राजनीतिक दल।
तो हर स्टेज पे यहाँ भी गड़बड़ होती है, यहाँ भी गड़बड़ होती है, यहाँ तो होती है और यहाँ भी होती है। पहले आज से जब 25 साल पहले हमने काम शुरू किया था तो हम समझते थे सिर्फ उम्मीदवारों में गड़बड़ होती है। अब देख रहे हैं कि पूरे में गड़बड़ है। तो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले इलेक्शन मैनेजमेंट की। इलेक्शन मैनेजमेंट वो होगी जो इस सब का ध्यान रखेगी। कौन रखेगा? चुनाव आयोग में तो जो नियुक्तियां होती है उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, वो भी हमारी पिटीशन थी। उस फैसले के बाद सरकार ने या संसद ने कानून बनाया जो उस फैसले से उल्टा है। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही संदिग्ध है तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो पूरे चुनाव पे देख रेख करेंगे, ये तो व्यवहारिक नहीं है। तो पहले वो ठीक करवाना पड़ेगा। उसके बाद लोग, चुनाव आयोग कहता है तुम्हें क्या फिक्र है, तुम इलेक्शन लड़ रहे हो। हम कहते हैं हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसमें हिस्सेदार हैं। कहा जाता है कि जो विपक्ष में दल हैं उनको ये सब देखना चाहिए। अरे वो देखते हैं जब वो विपक्ष में है। जब उनको लगता है कि हमारे जीतने का काम है वो सब बंद कर देते हैं। लोग हमसे सलाह लेने आते हैं, लेकिन जैसे ही जीतने का चांस मिला सलाह खत्म। तो राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करना कि वो देश में कोई चीज ठीक करेंगे या करना चाहेंगे, ये वैधानिक नहीं। क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक नहीं है। जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो वोट तो हमसे मांगने आता है, लेकिन वो कृतज्ञ किसका है? पार्टी का भी नहीं, टिकट देने वाले का। पार्टी नाम की चीज नहीं है। मैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उनसे क्षमा मांगता हूं। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है अपने आप, बेसिक टेक्स्ट। मेरी ये समझ में आया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी कहलाने के लिए सबसे पहली चीज होती है आइडियोलॉजी। भारत में किस पार्टी की आइडियोलॉजी है? अगर आइडियोलॉजी नहीं है तो आप अपने आप को पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से पार्टी नहीं कह सकते। आप कहेंगे ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन है। हमारे देश में पार्टियां ही नहीं। पार्टियां तो लोकतांत्रिक होनी है। इंग्लैंड में एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है, वो पार्टी के लिए, पार्टी का नेता बनने के लिए 6 लोग खड़े होते। एक दफा तो 2 भाई खड़े हुए थे। छोटा भाई जीत गया तो बड़ा भाई आ गया। तो पार्टी नहीं है। और जो भी ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, ये देश हित का काम नहीं करती। आई एम सॉरी, ये बड़ी दुख की बात है। ये अपना हित देखती है हर बात में। जब हमारी पहली PIL में सरकार ने अपील की तो सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, फिर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी फैसला आया, फिर 22 पार्टियां इकट्ठी। हमारी 25 साल की जिंदगी में 5 दफा ऐसे हो चुका है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे हैं। ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने कहा 13 मार्च 2013 को कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल RTI के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी हैं। ये नहीं है कि होना चाहिए, हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन राइट टू इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा अधिकारी है। उन्होंने कह दिया तो है, नहीं माना। उसमें कांग्रेस, BJP, BSP, NCP, CPIM, CPI, कौन सी आइडियोलॉजी है? सब इकट्ठे हैं। तो जब, ये बहुत दुख की बात है कि जब मैं समझता हूं हम लोग, जब हमने अपना काम शुरू किया 1999 में, तो कांग्रेस पावर में, वो भी हमसे नाराज थी। अब जो पार्टी BJP भी नाराज है, सारी पार्टी नाराज है।
लेकिन जब डिबेट होती है तो हमारा डेटा कोट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो जब तक देश में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं आएगा, हमारा लोकतंत्र सेफ नहीं होगा तो बड़ी छोटी बात है, लोकतंत्र होगा ही नहीं। वो आएगा जब हम नागरिकों को नागरिक होने का एहसास दिलाएंगे। एहसास वैसे उर्दू का शब्द है, विश्वास नहीं था, आभास। मैं जब पढ़ाया करता था तो ये जब एहसास की बात आती थी, मैं लोगों को, स्टूडेंट्स को एक हिंदी फिल्म का गाना सुना, वो सब समझ जाते थे कि सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने तो कोई नाम न। और उनसे 10 साल बाद पूछता था तो उनको प्यार याद रहता था, एहसास भूल जाता। तो नागरिक होना एक एहसास है, ये आपकी रगों में महसूस होना चाहिए। उसके लिए जो मैंने आपको शिक्षा प्रणाली में उल्टी बात बताई, जो उसमें सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा है, अच्छा नागरिक कौन होता है, अच्छा नागरिक कैसे बनता है, अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है, ये शिक्षा हमें अपने युवा वर्ग को देनी होगी। और ये 25 साल के बाद नहीं दे सकते, ये 10वीं जमात से शुरू होनी चाहिए, उससे पहले भी नहीं दे सकते। तो 10वीं जमात से ये शिक्षा शुरू होनी चाहिए और ये सब बच्चों को देनी चाहिए, और ये ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए। इसमें इम्तिहान होने चाहिए, ऐसे इम्तिहान नहीं जिनमें रट के यस नो करके पास हो जाए। ये बड़ी गहरी बात है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, को करता नहीं है और मेरे में ये क्षमता नहीं है। मैंने गुजरात में एक गुजरात विद्यापीठ है, महात्मा गांधी ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, उनसे भी बात की, स्कूलों से बात कर चुका हूँ, कॉलेजों से बात कर चुका हूँ, लेकिन राजनीतिक दल आंतरिक रूप से लोकतंत्र नहीं होंगे जब तक नागरिक उन पर जोर नहीं डालेंगे। नागरिक जोर नहीं डालेंगे जब तक नागरिकों को नागरिकता की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो। तो मैं समझता हूँ सारी बातों का सारांश यही है कि हमें अपने नागरिक होने का एहसास होना चाहिए। हमारी संस्था की एक टैग लाइन है, जैसे होती है ना, जस्ट डू इट, नाइकी की है। एक अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे फीलिक्स फ्रैंकफर्टर, वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर से जज बन गए थे, वकील नहीं थे। उन्होंने जजमेंट में पूरा पैराग्राफ है, उसके एंड में लिखा है कि नो जॉब इन द लैंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ बीइंग ए सिटीजन। तो जिस दिन हमारे देश में एक क्रिटिकल मास को नागरिकता का एहसास हो जाएगा, उस दिन हमारे देश में लोकतंत्र आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि अभ्यास मंडल भी इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक जन भागीदारी, जिस प्रकार सर ने कहा कि हमारा तथाकथित जो लोकतांत्रिक देश है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को लोकतांत्रिक होने की जरूरत है, उसके लिए जन भागीदारी का होना बहुत आवश्यक है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय कुलगुरु श्री राकेश सिंघई जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डीजीपी लोकायुक्त श्री अनिल कुमार जी से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर आए एवं आदरणीय कुलगुरु का पुष्पमाला से स्वागत करें। सर प्लीज। वे आदरणीय कुलगुरु का
पुष्पमाला से स्वागत करें। मैं हमारे युवा साथी मयंक जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि वे हमारे आदरणीय कुलगुरु का पुष्पमाला से स्वागत करें। आदरणीय सर से निवेदन है, कृपया हमें अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर पधारे श्री प्रोफेसर जगदीप जी, श्री उपाध्याय जी, अशोक कोठारी जी, हमारे सामने बैठे इंदौर के सभी प्रबुद्धजन, आप सबने बड़े ध्यान से सुना श्री जगदीप जी का व्याख्यान। वास्तव में ये एक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और बहुत आवश्यक विषय है, जो हम कई मायने में इसको बहुत गंभीरता से नहीं सोचते हैं। मैं एक विषय इसमें जोड़ना चाहूंगा कि यदि इस पूरी व्यवस्था में कोई लोकतांत्रिक है तो वो सिर्फ नोटा है। उसके लिए कोई प्रचार नहीं करता है। आदमी स्वयं जाके वोट डालता है और उस वोट का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम उस प्रथा में वास करते हैं जहां नोटा जैसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं, और वो सिर्फ आपको और हमको एक भ्रम देने के लिए कि आप यदि नाराज हैं तो यहाँ वोट डाल दीजिए, वहां गए हैं तो। मैं प्रोफेसर साहब का भाषण सुन रहा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अपने समय में बहुत जॉली शिक्षक रहे होंगे और उसमें बॉलीवुड का तड़का भी लगाते होंगे और साथ में किस तरीके से अपने विषय को रखते होंगे कि वो पूरी तरह से आत्मसात हो जाता है। ये एक अच्छा अनुभव है। एक दो चीज मैं बोलना चाहता हूं कि हम जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने नेपाल है, जहां पे अभी कुछ ही दिनों पहले लोकतंत्र आया और अब लोग वापस राजतंत्र में जाना चाह रहे हैं। अब हम उसको क्या बोले कि बकरी को हमने जो बांधा हुआ था उस बकरी को खोल दिया, अब बकरी बोल रही नहीं मुझे फिर से बांधो। तो ये लोकतंत्र की कमी नजर आ रही है, सुनिश्चित है। पर वही लोकतंत्र, आप अमेरिका भी अपने आप को लोकतांत्रिक बोलता है, मात्र 2 पार्टियां चलती हैं वहां पर। हम भी अपने आप को लोकतांत्रिक बोलते हैं तो वहां कई पार्टियां चलती हैं, पर वो पारिवारिक हो जाती हैं। और वहीं हम जब बांग्लादेश में जाते हैं तो वो लोकतंत्र नहीं, वो भीड़ तंत्र बन जाता है। तो लोकतंत्र की भी परिभाषाएं अलग अलग हो रही हैं और उसमें भी स्थायित्व नहीं है, स्थैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है किसी चीज का। कोई साइंस जैसी चीज प्रोड्यूस नहीं हुई है कि लोकतंत्र को ये इस चीज से हम जोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की सर ने बात की, मैंने भी थोड़ा बहुत 8th-9th में पढ़ा था और एक लाइन पढ़ी थी वहां पर कि सदन के मुखिया को जो कि चुना जाएगा, सदन के जो मेंबर्स हैं उनको या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? सदन के मुखिया को पहले ही से डिसाइडेड है कि आज हमारे कि इस पार्टी का प्रधानमंत्री कौन है। ये हम लोकतंत्र के इस जीवन में इस भाषाओं में पल रहे हैं। बहुत आवश्यक जरूर है कि हम इस लोकतंत्र को सही मायने में समझें, और ये चीज भी समझना बहुत आवश्यक है, जैसे अभी सर ने बोला कि सारे हमारे ही बीच के लोग हैं। और इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से सोचे कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं। हर जगह लिखा रहता है विधायक के प्रतिनिधि, सांसद के प्रतिनिधि, पर असली में तो वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारी आवाज है। हमको जो चाहिए इस समाज में रहने के लिए हमने जो नियम कायदे तय किए हुए हैं उसमें यदि हमें कोई बदलाव चाहिए तो उसके लिए हमने इस
व्यक्ति को खड़ा किया है जो सही सभा में जाके इस आवाज को उठाए और फिर कहे कि हाँ, ये हमारे लोगों के द्वारा कहा गया है। पर हम इसको, इस पूरी प्रथा को, इस पूरी कहानी को एक अलग मोड़ दे देते हैं। सर का अनुभव बहुत ज्यादा है और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में और उसके बाद अभी भी जो चल रहा है, इस लोकतंत्र को बहुत तरीके से समझा है, उसमें व्यंग्य भी पैदा किया है, उसको यथार्थ भी बता रहे हैं हमारे साथ, और हम सबकी आंखें भी खोल रहे हैं। पर हम फिर वही पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और फिर सो जाते हैं। पर ये चीज, ये जो हमको यहाँ ज्ञान मिला है, यदि उस ज्ञान से हम थोड़ी सी समझ अपने ही चारों तरफ पैदा करा दें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस व्याख्यान का कहीं ना कहीं कोई अर्थ निकलेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हम श्री जगदीप जी जैसे वक्ता का भाषण सुन पाए और उस चीज को समझ पाए कि लोकतंत्र क्या है और चुनाव क्या है। तो मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत। मैं आज के हमारे आदरणीय वक्ता श्री छोकर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे बीच उपस्थित निशा दुबे मैम से निवेदन करती हूँ, कृपया वे मंच पर आए एवं हमारे आदरणीय वक्ता श्री छोकर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। मैं छोकर सर के लिए बात और कहना चाहूंगी। जब आज सुबह मेरी इनसे चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि जब आप गूगल पर छोकर सर्च करेंगे तब मुझसे पहले मेरी श्रीमती जी का नाम आएगा। एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय दिलीप देव सर जी से निवेदन करूंगी, कृपया वे मंच पर आए एवं आदरणीय कुलगुरु सर का स्मृति चिन्ह से इसके पश्चात मैं अभ्यास मंडल के उपाध्यक्ष श्री कोठारी जी से निवेदन करूंगी, कृपया वे आभार प्रदर्शन करें। शिक्षाविदों के द्वारा हासिल सम्मानी मंच और 65 साल की अभ्यास मंडल की पूंजी, सम्मानी श्रोता बिरादरी, आज 7वीं पायदान 64वीं व्याख्यान माला का समापन हुआ। जिस गंभीरता से आपने चुनाव, लोकतंत्र, राजनीतिक पार्टी, नागरिक के कर्तव्य का वक्तव्य ध्यान से सुना, तो हमारी श्रोता बिरादरी के प्रति सदन की ओर से पूरा शहर गौरवान्वित है। 8 एक सूचना देना चाहता हूं आभार प्रकट के पहले। कल 8वां व्याख्यान के वक्ता होंगे पद्मश्री रणबीर गुलेरिया जी, जो एम्स दिल्ली के कोरोना काल के हीरो रहे हैं। आप डायरेक्टर जनरल से निवृत्तमान होकर कल आपके सामने बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कुछ कदम कर रोचक व्याख्यान होगा। सर चोखर सर एक बार फोन पे निवेदन किया कि कोठारी जी 65 साल की संस्था यदि मेरे को बुला रही है तो मेरा कंसेंट है, यस, क्योंकि 65 साल से आप नागरिक बोध के उद्देश्य से विचारों के प्रवाह का एक यात्रा चला रहे हैं, तो मैं जरूर आऊंगा। श्री चोखर साहब के प्रति मैं अभ्यास मंडल परिवार और आप श्रोता बिरादरी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। नव आगंतुक कुलगुरु, अभी पूरा ध्यान विश्वविद्यालय की, जैसा हमारे वक्ता ने शिक्षा को ऊपर बढ़ाना है,
उस उद्देश्य से आपका ध्यान लगा हुआ है। हमने विनम्रता से बोला कि हम भी आपके साथ हैं और आज के कार्यक्रम की आप अध्यक्षता करें। बोले आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं, मैं अभ्यास मंडल को जानता हूँ, आपका यही सहयोग मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ता है। हम अब राष्ट्र के प्रति सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान के द्वारा सम्मान